है कि हम एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। वो तो तूने जब अरमान भाई की शादी के बारे में बताया तब हम खुद को रोक नहीं पाए और अपने काम से 15 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आ टपके, और अब शायद तू भूल रहा है हमारे वो 15 दिन भी अब पूरे होने वाले हैं। पहले हफ्ते तो हम सब ने शॉपिंग वगैरह में ही निकाल दिया, दूसरा हफ्ता हमारा पार्टी वगैरह और शादी में निकल गया। अब केवल 3 दिन बाकी है। 3 दिनों के बाद हम वापस अपने अपने मैंशन और फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि दादाजी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुझे और अरमान को करते हैं, समझा। उनके लिए हम सब उनके पोतों से कम नहीं है। तभी अचानक दादाजी की आवाज वहां गूंजी, हो गया तुम लोगों का। अब जैसे ही दादाजी की आवाज सबने सुनी, सब शरीफ बच्चों की वहां सर झुकाकर खड़े हो गए, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करने लगे। पता नहीं अब दादाजी कौन सी बात पर डांट लगाने वाले हैं। आस्था को आराम करने का कहने के बाद दादाजी सीधा उन चारों के पास आ गए क्योंकि वह जानते थे कि अरमान ने उन चारों की भी अच्छी खासी बैंड बजाई है और उन्हें भी काफी हद तक खरी खोटी सुनाई है, इसलिए सभी के सभी इस वक्त उदास होंगे। अब जैसे ही दादाजी वहां आए, दादाजी ने उन सबकी ओर देखते हुए कहा, तुम सबको को अच्छी तरह से पता है ना अपने उस खड़ूस भाई के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम चारों को बहू की मदद करनी होगी ताकि वो और अरमान एक हो सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर सके। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, उन चारों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। तभी ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी आप चाहे मुझे दुनिया का कितना ही ज्यादा संजीदा केस क्यों ना दे दो या चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं उसका इलाज कर दूंगा, लेकिन आप जो ये काम मुझसे कह रहे हैं ये मुझसे तो क्या किसी भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। सुमित ने भी हाथ खड़े कर लिए और बोला, दादाजी भले ही मैं कितने ही लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ, लेकिन आप अपने पोते को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसे हमारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वह हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर ही मुझे पसीने आ रहे हैं। तभी आकाश ने कहा, दादाजी आप तो जानते कि मेरे होटल में हर रोज हजारों लोग खाना खाते आते हैं और एक से बढ़कर एक वीआईपी आते हैं। मैं उन सबको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पोते के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे ही उन चारों ने अपने अलग अलग बहाने देकर हाथ खड़े कर दिए, तब दादाजी गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहने लगे, नालायकों, मुझे तुम लोगों से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कहने को तो तुम सब अरमान के दोस्त हो, तो क्यों तुम सब इस तरह से उससे डरते हो? हाँ, क्या तुम सबको अपने दोस्त की फिक्र नहीं है? हमने तुम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किया है, हमने तुम सबको को सिर्फ हुक्म दिया है कि तुम लोगों को हमारी बात माननी ही होगी। और हाँ, अब तुम चारों को कल से बहू के हर काम में मदद करनी होगी और इस घर में उसका मन लगा रहे इस बात का ज्यादा ख्याल रखना होगा, उसे अच्छी तरह से बेटर फील करवाना होगा। याद रखना, अगर मेरी बहू की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम चारों की खटिया खड़ी कर दूंगा। ऐसा कहकर दादाजी वहां से निकल गए। अब तो वो चारों बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव कहने लगा, यार ये क्या बात हुई, बीवी अरमान भाई की है और खुश हम सब रखें, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। और वैसे भी अगर हम सब भाभी का ज्यादा ख्याल रखेंगे तो अरमान भाई को गुस्सा आ गया तो, और अपने गुस्से में उन्होंने हमें उठाकर घर से बाहर फेंक दिया तो हम सब तो बेघर हो जाएंगे ना यार। ऐसा कहकर चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी आहान ने कहा, भाई सुबह होने में केवल 2 घंटे बाकी है, मुझे लग रहा है कि हमें फटाफट से जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वरना दादाजी हमें सुबह सुबह जल्दी उठा देंगे और उसके बाद उनके रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे। वरना आप सबको तो पता है ना, दादाजी को देर से उठने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसे आहान ने इस बात की याद दिलाई, सुमित जल्दी से अपने मुंह पर उबासी लेते हुए कहने लगा, अरे यार ये तो मैं भूल ही गया, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। और वैसे भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझसे सुबह बिल्कुल नहीं उठ जाएगा और दादाजी की इस बार की कोई भी पनिशमेंट मैं नहीं झेल पाऊंगा। असल में जब भी कोई देर से उठता था तो दादाजी उन्हें खास तरह के पनिशमेंट देते थे, या तो उसे पूरे दिन घर घर का खाना बनाने की जिम्मेदारी देते थे या पूरा दिन साफ सफाई की जिम्मेदारी उसकी होती थी। दादाजी सबको ऐसे काम देते थे जिसकी वजह से कोई भी अगली बार देरी से जगने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वेल अब चारों जल्दी उल्टा सीधा दौड़ते भागते कमरे में पहुंच चुके थे। वह चारों खासकर एक ही कमरे में रहा करते थे। अरमान उनसे हमेशा अलग रहा करता था। चारों एक ही जगह अलग अलग बेड लगाकर सोया करते थे और खूब देर तक मौज मस्ती करते हुए सोया करते थे। उन चारों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि चारों अपने ही फील्ड के सबसे ज्यादा कामयाब नौजवान थे। जल्दी ही वो लोग भी एक दूसरे से घुरते हुए गहरी नींद में सो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था के अपने कमरे से जाने के बाद अपने बेड पर लेट चुका था।
थोड़ी देर के आस्था ऑलरेडी बेड पर लेटी थी, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरी तरह से उस कमरे में महक रही थी। अरमान अब इस खुशबू से इरिटेट हो गया। जल्दी ही उसने बेडशीट उठाकर नीचे फेंक दी और जल्दी से नौकर को उसने अपने कमरे की बेडशीट चेंज करने के लिए कहा। अरमान के घर पर 24 घंटे दिन और रात नौकर अवेलेबल रहते थे, लेकिन कोई फीमेल स्टाफ नहीं था। सारे कुल मिलाकर मेल स्टाफ ही हुआ करते थे, क्योंकि अरमान को फीमेल यानी कि लेडीज से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। एक यही वजह थी कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस दिन दादाजी ने अपने सीरियस बीमारी के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में अरमान से कहा, तो उस वक्त चाहकर भी अरमान मना नहीं कर पाया। लेकिन अब अरमान फिर इरिटेट चुका था, क्योंकि आस्था से शादी करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे खुद कुछ नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जल्दी ही उसके कमरे की बेडशीट चेंज कर दी गई। उसे थोड़ा सा बेटर फील हुआ और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो चुका था। सभी 4 बजे के करीब सोए थे, लेकिन आस्था बहुत जल्दी ही 1 से 2 घंटे के लिए नींद पूरी होने के बाद उठ चुकी थी। और जैसे ही वह उठी, उसने अपने आप को आईने में देखा। कुछ पल आस्था अपने आप को देखते रही थी। केवल एक दिन ने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी, उसके पूरे के पूरे सपने, सब कुछ पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। आस्था की आंखों के किनारे एक बार फिर भीग गए थे और वह सोचने लगी थी कि आखिरकार उसकी जिंदगी किसी मोड़ पर आ गई है। चुलबुली सी आस्था जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रहती थी, आज वह शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मजाल की आज उसकी मुस्कुराहट उसके होठों को भी छू जाए। वेल, आस्था ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा था, नहीं आस्था, तू इस तरह से नहीं टूट सकती है। तूने तो इससे भी ज्यादा बुरा दिन अपनी जिंदगी में देखा है, तो ऐसे तू ऐसे कैसे टूट सकती है। तुझे हौसला रखना होगा आस्था, तुझे हौसला रखना होगा, और तू सिर्फ और सिर्फ ये सोच कि तू इस कैद से कैसे निकलेगी। जो ये बंदूक वाले मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम का फंदा तेरे गले में अटक गया है, तू उससे कैसे निकलेगी। कुछ ना कुछ सोच आस्था, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती है। कहीं ना कहीं आस्था शीशे में खुद को देखते हुए खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी और खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। तभी आस्था को कल रात दादाजी ने उसे जो कुछ बातें कही थी वह याद आने लगे थी और वो सोचने लगे थी कि अगर वाकई अरमान सिंघानिया बदल जाता है और थोड़े बहुत चेंज उसमें आ जाते हैं, तब आसानी से दादाजी उसे अरमान सिंघानिया के नाम से आज़ाद कर सकते हैं। साथ साथ डॉक्टर बनने में उसकी मदद भी कर सकते हैं। आस्था, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती है। वैसे भी तेरी जिंदगी ने तुझे सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ही दिए हैं, इस शादी को भी चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर। कुछ सोचते हुए आस्था ने गहरी और लंबी सांस ली थी और फिर जल्दी ही वह अपने आप को सबके सामने जाने के लिए तैयार करने लगी थी। आस्था ने शुरू से ही हार मानना नहीं सीखा था। बहुत कम उम्र में ही उसने जिंदगी को उस नज़र से देखना शुरू कर दिया था, जो नज़र शायद किसी में काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज होने पर आती है। वेद सबसे पहले फ्रेश होकर उसने अपना एक और नया जोड़ा पहना, लेकिन अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तैयार होना है, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। अब तो उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। आस्था को कुछ नॉलेज तो नहीं था शादीशुदा लड़की कैसे रेडी होती है, लेकिन उसे ये तो पता था इस तरह से नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि मनोरमा आंटी की बहू शादी के बाद वो किस तरह से सज धज कर रहा करती थी, ये सारी बातें आस्था को याद थी। एक पल को आस्था ने दिल से फैसला किया कि उसकी जिंदगी का मकसद डॉक्टर बनने पर फोकस करना है, लेकिन अभी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आस्था कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी उससे आज क्या बात करने वाले हैं और उसे किस चीज के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसने खुद को थोड़ा बहुत तैयार करने के बारे में सोच लिया था। उसने अपने सामान में पायल को देखा। उसकी नानी ने उसके लिए नई पायल भी भेजी थी, जो उन्होंने उसके बहुत पहले उसके लिए बनवाई थी, लेकिन आस्था ने कभी भी वो पायल नहीं पहनी थी। लेकिन आज उसने वो पायल पहन ली और कुछ चूड़ियां भी पड़ी हुई थी जो उसने शादी में पहनने के लिए लेकर आई थी। फिर आस्था ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी, जल्द ही हल्का सा मेकअप किया और मांग में लगे सिंदूर को उसने अपने बालों से छुपा लिया, क्योंकि उसे रह रहकर कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। उसके लिए ये सब नया नया सा था और वह इस तरह से सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। फिलहाल उसने मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से कवर कर लिया और सिंदूर को बालों से छुपा लिया, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने सिंदूर लगाया है या नहीं। वेल, जल्दी ही आस्था दरवाजा खोलकर वहां से सीढ़ियों की ओर जाने लगी। सुबह 6 बजे बजते ही दादाजी ने उन चारों को एक बाल्टी पार्टी डालकर उठा दिया था। चारों के जॉगिंग करने के बाद दादाजी उन्हें लेकर हाल में बैठे हुए थे। वहीं उन चारों के चेहरे पर पूरी तरह से मायूसी थी, नींद पूरी ना होने की। एक तो पार्टी की वजह से पूरी रात में सो नहीं पाए
और ऊपर से शादी की तैयारियों थकावट, उन सबके चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए थे। ध्रुव तो गुस्से से दादाजी को घुरे ही जा रहा था। तब सुमित ने उसे चिढ़ाते कहा, इस तरह से उन्हें मत घूर, कहीं ऐसा ना हो कि आज दादाजी तुझे ही सजा ना सुना दें। चिढ़कर ध्रुव ने सुमित को देखा, आंखों में गुस्सा लिए उसने सुमित को अपनी आंखों से वार्न किया। फिर उसने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराने लगा, क्योंकि चारों एक दूसरे को परेशान का मौका नहीं छोड़ते थे। तब दादाजी ने कहा, तुम चारों के चारों नालायक हो। अगर सुबह जल्दी टाइम से नहीं उठोगे तो कैसे मालदार बनोगे, कैसे बुद्धिमान और हेल्दी बनोगे। इसलिए मैं तुम लोगों को सुबह जल्दी से उठाता हूँ, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जब जॉगिंग तो तुम करके आई गए हो, फटाफट एक एक करके अपने कमरे में जाओ, नहा धोकर ठीक 20 मिनट के बाद मुझे डाइनिंग टेबल पर मिलो और यहाँ आकर सीधा नाश्ता करो और उसके बाद अपने अपने काम पर जाओ और टाइम से सबको घर पर आना है। अगर तुम लोग इधर उधर मौज मस्ती करने निकल गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। और चारों मासूम बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बैठे थे। तभी अचानक उन चारों के कानों में चूड़ियों और पायल की आवाज आई और चारों को ये आवाज बड़ी ही मीठी और प्यारी लगी, क्योंकि इतने सालों में उन्हें पहली बार सिंघानिया मैंशन में इस तरह से पायल की आवाज सुनाई दी थी। और चारों बड़े ही गौर से सीडीओ की ओर देखने लगे। आस्था ने आज किसी तरह का कोई घूंघट नहीं लिया था। वह तो नॉर्मली वहां डरी सहमी होती हुई नीचे की ओर आ रही थी। अब जैसे ही उन चारों की नज़र आस्था के चेहरे पर पड़ी तो वह चारों ही अपनी पलकें झपकाना भूल गए और जिस जगह वह बैठे हुए थे चारों तुरंत वहां से खड़े होकर बेख्याली से आस्था की ओर देखने लगे। लेकिन कोई भी आस्था के चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही आस्था उन सबके सामने आ गई और चारों को अपनी ओर देखते पाकर वो थोड़ा सा घबरा गई। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी लगने लगा। जल्दी ही आस्था ने अपने सर पर दुपट्टा ले लिया और दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी ने उसे सौभाग्यवती सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। दादाजी का आशीर्वाद सुनने के बाद आस्था के गाल थोड़े से लाल हो गए। तभी ध्रुव ने सुमित को कोहनी मारी और सुमित ने आकाश को, आकाश ने आहान को, चारों दूसरों को, चारों एक दूसरे को कोहनी से मार रहे थे। और तभी दादाजी उन चारों बदमाशों की ओर देखते हुए कहने लगे, अब ऐसे ही खड़े होकर अपनी भाभी को देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? चलो चारों के चारों अपनी भाभी पांव छूकर सब आशीर्वाद ले लो। चारों हैरानी से मुंह खोलकर दादाजी की ओर देखने लगे। तब आहान ने कहा, क्या दादाजी आप अभी भी पुराने जमाने की बात कर रहे हो? आशीर्वाद लो, हम तो इस तरह से विश करेंगे। ऐसा कहकर आहान ने आस्था साइड हग करके उसे गुड मॉर्निंग विश किया। तब आस्था इस तरह से छूने पर पूरी तरह से सहम उठी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत अजीब सिचुएशन थी। वो जिस माहौल में पली बड़ी है वहाँ ये सब कुछ बहुत ही गलत बात समझी जाती थी। लेकिन ये सब लोग तो बड़े ही कैजुअल तरीके से आस्था से बात कर रहे थे और आस्था के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। तभी सुमित आगे आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल भाभी। अब जैसे ही आस्था ने सुमित की बातें सुनी तो वह थोड़ा सा शर्मा गई, फिर उसने भी हाथ मिला लिया। तभी आकाश आस्था सामने आया और एक प्यारा सा सफ़ेद रंग का फूल आस्था की ओर देते हुए कहने लगा, आई विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्थी मॉर्निंग भाभी। सभी ने अलग अलग तरीके से आस्था को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। आस्था के चेहरे की खुशी देखकर दादाजी ने राहत की सांस ली। उन सब में से आस्था की नज़र ध्रुव पर पड़ी तो ध्रुव को देखते ही आस्था एक झटके में उसे पहचान गई और वह खुद को रोक नहीं पाई और सीधा ध्रुव के सामने जाकर खड़े होकर कहने लगी थी, आप ध्रुव है ना? ध्रुव सक्सेना, फेमस हॉट सर्जन। अब जैसे ही आस्था ने ध्रुव को देखकर ये सारी बातें कहीं, तब ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है और मैं फेमस हॉट सर्जन भी हूँ। लेकिन मुझे खुशी हुई भाभी कि आप मुझे जानती है। तभी बाकी तीनों के तीनों जेलसी से ध्रुव की ओर देखने लगे थे और मन ही मन में सोचने लगे, लगता है भाभी ध्रुव से काफ़ी इम्प्रेस हैं, क्योंकि वह ध्रुव को जानती भी है। हो सकता ध्रुव और भाभी की दोस्ती जल्दी ही हो जाए। दादाजी आगे आए और आस्था के सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटी क्या तुम जानती हो इस नालायक को? अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगी और कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है और बहुत फेमस हॉट सर्जन है। इनसे मिलना तो मेरा ड्रीम था। मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था ये मुझे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कहकर आस्था ध्रुव की ओर मुस्कुराकर देखने लगी। अब दादाजी ध्रुव की ओर प्राउड भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, हमें तो आज पता चला कि ये नालायक कितना ज़्यादा कामयाब और फेमस है, वरना हम तो इसे छोटा मोटा डॉक्टर ही समझते थे।
तभी ध्रुव अपने शर्ट के कॉलर खड़े कर कहता है, दादाजी आपने तो मुझे शुरू से ही हल्के में लिया है। भाभी नहीं, ना जाने कितने ही सारे यंगस्टर्स हैं जो मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, पता है आपको। और आप है कि मुझे जब देखो घर का सारा काम करवाते रहते हैं। ऐसा कहकर ध्रुव ने बेचारा सा मुंह बना लिया। तभी तीनों के तीनों आगे आए। आहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगा, अगर मुझे पता होता कि भाभी को डॉक्टर इतने ज्यादा पसंद है तो मैं कॉलेज जाने के बजाय डॉक्टर ही बन जाता। तभी सुमित और आकाश भी कहने लगे, हाँ, अगर हमें पता होता तो मैं बिजनेसमैन बनने के बजाय मैं भी कोई ना कोई छोटा मोटा डॉक्टर ही बन जाता। तभी आकाश कहने लगा, अगर ऐसी बात थी तो मैं भी 7 स्टार होटल खड़ा करने के बजाय कोई डॉक्टर या मेल नर्स का ही काम कर लेता। तीनों अलग अलग तरीके से इस तरह की बातें करने लगे थे। आस्था उन सब की ऐसी शक्लें देखकर, उनका बेचारा सा मुंह और बेतुकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आस्था को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो चारों भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि जिस तरह से कल रात अरमान के गोली चलाई जाने पर आस्था बुरी तरह से डर गई थी, तो वाकई उन सबको आस्था के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन अब आस्था सूरत और सीरत देखने के बाद उन सबको इस बात का यकीन हो चुका था। अगर उनके खडूस और मॉन्स्टर भाई की जिंदगी में आस्था जैसी ही लड़की आनी चाहिए थी, जो शायद अरमान के लिए ही बनी थी। क्योंकि अगर अरमान आग है तो आस्था पानी की तरह एकदम शीतल थी। तभी आलोक जी कहने लगे, आस्था बेटा, मैं तुम्हें इस परिवार से मिलाता हूँ। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस घर में कोई भी लेडीज नहीं है, और मैं अरमान के साथ साथ अब तुम्हारा भी दादा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हें तुम्हारे सामने जो ये चारों बेवकूफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। सच बताऊं तो ये सब मेरी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ना केवल मेरी फैमिली का बल्कि ये चारों मेरे दिल के भी बेहद करीब है। जितना प्यार मैं अरमान से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा शायद मैं इन चारों से करता हूँ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वह चारों मुंह खोले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी ध्रुव ने सुमित से कहा, यार क्या तूने भी वही सुना जो दादाजी ने हमारे बारे में कहा? तब सुमित ने कहा, हाँ यार, मैंने भी वही सुना। फिर आकाश कहने लगा, कहीं हमने कल रात कुछ ज्यादा ही तो नहीं चढ़ा ली थी, जिसकी वजह से मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी आहान कहने लगा, दादाजी ठीक तो कह रहे हैं। अरमान भाई से आज तक दादाजी ने कोई काम करवाया है क्या? एक भी काम नहीं करवाया। अरमान भाई से अगर कभी दादाजी को कोई काम कराना होता है तो वह हम चारों को ही तो बोलते हैं। अरमान भाई से तो उन्होंने आज तक कोई काम नहीं बोला, तो इसका मतलब साफ है, दादाजी वाकई हमें बहुत प्यार करते हैं। आहान के इस तरह के क्लैरिफिकेशन देने पर वो बाकी तीनों लोग घूरकर आहान देखने लगे थे। ध्रुव ने गुस्से से दांत पिसते हुए आहान से कहा, बेवकूफ इंसान, प्यार का काम से क्या लेना देना? तभी दादाजी ने आगे कहा, आस्था बेटा, यह आहान है, यह अरमान का कजिन ब्रदर है, और मेरा छोटा पोता ये हमारे साथ यही सिंघानिया मैंशन में रहता है। ये अभी अपनी कॉलेज के स्टडी कंप्लीट कर रहा है। आहान का इंट्रो देने पर आस्था ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखा। तभी दादाजी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा था, बेटा ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसका नाम आकाश मल्होत्रा है, और ये यहाँ के बहुत फेमस 7 स्टार होटल का मालिक है, और हमारे पास वाली जो विला है वो इसी का है। उसे इसने ही खरीदा है, ये उसी में रहता है, लेकिन हमारे कहने से ये अपने विला में कम, सिंघानिया मैंशन में ज्यादा रहता है। यहाँ आसपास घर होने की वजह से सुबह का नाश्ता खाना डिनर है यही करता है। ऐसा कहकर दादाजी ने आकाश की ओर मुस्कुराकर देखा। तभी आकाश कहने लगा, दादाजी आप तो जानते हैं ना, और मेरा दिल आपके पास थोड़ा ज्यादा लगता है, और आप भी मुझे विला में अकेले रहने नहीं देते हैं, और वैसे भी मेरी पापा विदेश में रहते हैं और वो मुझसे कभी कभार मिलने आते हैं। आकाश की मां की डेथ बहुत पहले ही विदेश में एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद आकाश हमेशा के लिए इंडिया में शिफ्ट हो गया, क्योंकि विदेश में रहना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया था, जहां पर उसकी मां की यादें थी। तब दादाजी ने आकाश की ओर देखकर कहा, अरे बच्चा, हम तो सिर्फ आस्था बेटी को आपके बारे में बता रहे हैं। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब मर्जी तब यहाँ आओ और यहाँ रहो। वैसे भी सिंघानिया मैंशन इतना बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आप सब बच्चों को रहने में कोई दिक्कत ना हो, और चाहकर भी कोई हमसे दूर ना जा सके। तुम सारे बच्चे घर में रहते हो तो खुशहाली रहती है, वरना पूरा घर काट खाने को दौड़ता है। और हमने तो तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम अपने विला में जाते ही क्यों हो? परमानेंटली यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? तभी आकाश कहा, दादाजी आप तो जानते हैं कि मेरा काम कैसा है, मुझे कभी भी किसी भी समय काम से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं विला में आना जाना पड़ता है। तभी दादाजी कहने लगे थे, ठीक है बच्चा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वह करो।
तभी दादाजी सुमित की ओर देखकर कहने लगे थे, बेटा जो तुम्हारे सामने खड़ा है सुमित अग्रवाल हैं, इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन है। आप यकीन जाने कम से कम 600-700 लोगों के इनके हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन मजाल है जो इनमें इतना सा भी घमंड हो। ऐसा कहकर दादाजी सुमित का प्राउडली इंट्रोडक्शन देने लगे। सुमित अपने बंगले में रहते हैं जो यहाँ से केवल 2 से 3 किलोमीटर के दूरी पर ही है। वहाँ पर ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अभी फिलहाल अरमान की शादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और इसे आप जानती ही है, ये ध्रुव सक्सेना यहाँ का बेस्ट सर्जन है। अपनी मेहनत के बलबूते पर इतनी सी कम उम्र में हॉट सर्जन बने हैं। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने के लिए लोगों को अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन केवल 26 साल की उम्र में यह इस शहर के ही नहीं बल्कि इस देश के बेस्ट भी हॉट सर्जन में से एक है। दोस्तों, नॉर्मली किसी को फेमस हॉट सर्जन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इन रियल लाइफ में, और उसकी उम्र कम से कम 30-35 साल के अराउंड होती है। बट यह एक काल्पनिक बेस्ड नॉवेल है, तो आई होप आप लोग इसे उसी तरह से लेंगे। वाकई इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है और बहुत ही मेहनती हैं। बड़े बड़े लोग इनसे मिलने के लिए आज भी तरसते हैं। तभी आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, दादाजी मैंने इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी है, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। सच बताऊं तो ये मेरे रोल मॉडल है। ऐसा कहकर आस्था ध्रुव की ओर देखकर मुस्कुराने लगी थी। तब दादाजी ने आगे कहा, बेटा ये हमारा एक छोटा सा परिवार है और आज हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इस परिवार का सबसे खास हिस्सा हो, क्योंकि आप इस घर की बड़ी बहू और अरमान की बीवी हो। दादाजी की बात सुनकर आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ था, उसके आंखों के सामने फिर से वही यादें नजर आने लगी और उसके हाथों का रुंगटा खड़ा हो गया था। दादाजी की बात सुनकर आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ था, उसके आंखों के सामने फिर से वही यादें नजर आने लगी और उसके हाथों का रुंगटा खड़ा हो गया था, जिसे उन चारों ने देख लिया था और वो सब समझ चुके थे कि आस्था इस वक्त डरी हुई है। दादाजी ने आगे कहा, बेटा हमें पूरी उम्मीद है कि तुम दिल से इस फैमिली को अपनाओगी। दादाजी की बात सुनकर आस्था उन चारों पर से नजरें हटाकर अब पूरे घर को देखने लगी। कहने को तो पूरा घर महल के जैसा था, लेकिन पूरा का पूरा घर ब्लैक एंड डार्क कलर के थीम था, जो कि दिखने में थोड़ा सा डरावना या किसी भूत बंगले के जैसा लग रहा था। तभी दादाजी ने आस्था की आंखों में आए सवालों को देख लिया था, क्योंकि आस्था जिस तरह से घर के कोने कोने को देख रही थी और हल्का हल्का डर रही थी। तभी दादाजी कहने लगे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि घर की जो डार्क थीम है ये तुम्हें खास पसंद नहीं आ रही है और तुम्हें एकदम भूतिया वाली फीलिंग इस घर को देखकर आ रही होगी। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर इस घर में अगर किसी का राज चलता है तो वो तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर अरमान सिंघानिया का चलता है, और हम चाहते हैं कि तुम उस अरमान सिंघानिया पर राज करो। क्या या। जैसे ही आस्था ने ये सारी बातें सुनी, वह पूरी तरह से हैरान हो गई और उसे कल रात की बातें याद आ गई। कल रात किस तरह से अरमान ने उस पर गोली चला दी थी, वो आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी और अब हल्के से कपकपाहट उसके हाथों में आ गई थी। एक बार फिर उसके हाथों का रोंगटे खड़े हो गए। तभी ध्रुव ने आस्था को डरते हुए देखा तो तुरंत उसे चिल आउट करने के लिए बोला, भाभी भाभी प्लीज आप इस तरह से अरमान भाई से मत डरिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई थोड़े से ज़्यादा ही सख्त मिजाज के हैं और उन्हें लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही नफरत है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी औरतों को लेकर ये सोच पूरी तरह से बदल दोगे। और हम सब तो है ही आपके साथ, हम सब मिलकर आपको और अरमान भाई मिलाकर रहेंगे, इसलिए आप ज़्यादा फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आस्था ने जैसे ही अरमान के मिजाज और लड़कियों के नफरत के बारे में सुना तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा और वह मन ही मन सोचने लगी कि अरमान लड़कियों से नफरत क्यों करता है। इस हद तक नफरत करता है कि पूरे बंगले में कोई भी काम वाली नौकरानी तक नहीं है, और शायद इसीलिए मुझे अपने कमरे में देखकर उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। ये सोचते ही आस्था का गला सूखने लगा था। तभी दादाजी हल्की सी तेज आवाज करते हुए कहने लगे, चुप करो नालायकों, इस तरह से अगर तुम सब बहू को डराने लग जाओगे तो ये किस तरह से अरमान के बारे में सोचेगी और कैसे अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगी। बेवकूफ़, तुम्हें इसे हौसला देना है, ना कि इसे डराना है। और रही बात हमारी, तो हम आज है कल नहीं,
लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले अपने पोते और आस्था को इस घर में सुकून और चैन से जिंदगी जीते हुए देख सके। शायद फिर हो सकता है कि हमारा गिल्ट कुछ कम हो जाए। ऐसा कहकर दादाजी थोड़ा सा उदास से हो गए थे। अब जैसे ही दादाजी ने अपने गिल्ट की बात की, तब आहान हैरानी से कहने लगा, क्या बात है दादाजी, आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं? और आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं? तभी सुमित, आकाश और ध्रुव भी दादाजी के इस तरह की उदासी भरी बातें सुनकर कंफ्यूज्ड थे। और तभी सुमित आगे आया और कहने लगा, ट्रस्ट मी दादाजी, यकीन करें, अरमान ने कल रात हमसे रुडली बात की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी वो हमारा बचपन का दोस्त है और हमें उसकी आदतों के बारे में अच्छी से तरह से वाकिफ है। तो फिर दादाजी, आप क्यों गिल्ट की बात कर रहे हैं? क्यों आज आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं? बताइए ना दादाजी, आखिर क्या बात है और आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं? तभी आस्था ने अपना सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी दादाजी किस गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी दादाजी आगे आए और वो आस्था के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब तो उन चारों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उनके दादाजी इस तरह से उनकी भाभी के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हुए थे? तब ध्रुव आगे आया और दादाजी के हाथों को पकड़कर कहने लगा, आखिर बात क्या है दादाजी, आप इस तरह से भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? प्लीज हम सबको बताइए ना, आखिरकार बात क्या है? तभी दादाजी ने उन चारों की ओर देखकर कहने लगे, तुम चारों ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम चाह कर भी तुम चारों से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। और हमें इस बात का गिल्ट है कि हमने आस्था बेटी को अरमान से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या या। जैसे ही उन चारों ने ये सुना, उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। और तभी वो चारों हैरानी से आगे आए और कहने लगे, दादाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद अरमान भाई को लड़की दिखाने के लिए लेकर गए थे ना, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो और प्रियंका भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़कर खड़े हुए हों? तभी आस्था के दिल में ये सारी बातें कुछ चुभ सी गई और उसकी आंखों में कुछ इमोशंस आ गए। तभी दादाजी ने आगे कहा, हम तुम लोगों को यही बात बताना चाहते हैं कि ये प्रियंका नहीं आस्था है, बल्कि प्रियंका तो शादी के दिन शादी के मंडप से भाग गई थी। तब हमें मजबूरन प्रियंका की जगह उसकी कजिन आस्था को शादी के मंडप में बैठाना पड़ा, वरना अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अब जैसे ही दादाजी ने ये सारी बातें एक एक करके बताना शुरू किया, वह चारों पूरी तरह से हैरान हो गए। उनके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया और वो सब कहने लगे थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं दादाजी, अगर अरमान को इस बात के बारे में पता चलेगा तो अरमान कितना ज्यादा गुस्से हो जाएगा। वो अपने गुस्से में क्या कुछ सकता है, आप जानते हैं ना, उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी दादाजी कहने लगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन हम क्या करते हैं, उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए आज हम तुम लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं ताकि अरमान कोई गलत कदम ना उठा पाए। तब आहान ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान ब्रो को जब इस सच के बारे में पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको गोली से उड़ा देंगे। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, आस्था के गले में कुछ अटक सा गया और वो उस वक्त जोरों से खांसने लगी और साथ ही साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलना शुरू हो गए। तब जल्दी से सभी ने आस्था को सोफे पर बैठाकर उसके लिए पानी लेकर आए और उसे पानी पिलाने लगे। अगले ही पल आस्था थोड़ा सा शांत होकर कहने लगी, दादाजी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये शादी कर लेती हूँ तो मेरे परिवार पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएंगी। आहान भाई क्या कह रहे हैं? क्या आपके पोते मिस्टर अरमान सिंघानिया वाकई मेरे परिवार का कत्ल कर देंगे? तभी दादाजी ने आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव की ओर कुछ इशारा कर दिया। वो सब जल्दी से दादाजी की बात समझते हुए कहने लगे, अरे भाभी आप ये कैसे बातें कर रहे हैं, आहान तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप ये सब छोड़िए और आप बिल्कुल चिल कीजिए, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही हम सब अरमान भाई को आपको हट करने देंगे। डोंट वरी, आपके चार देवर यहाँ मौजूद है जो आपका ख्याल रखेंगे। तभी आस्था मासूम सी शक्ल बनाकर कहने लगी, लेकिन अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप सब अलग अलग रहते हो, केवल आहान जी ही यहाँ रहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने आहान को आहान जी कहा, आहान का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। आहान जल्दी से आगे आया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आस्था के सामने खड़ा हो गया
और कहने लगा, भाभी एक बार फिर से आहान जी कहिए। आप नहीं जानते हैं भाभी, आज तक मैंने अपने लिए कामचोर, गधा, नालायक ऐसे ही शब्द सुने हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं तो धन्य हो गया भाभी, आपके चरण कहाँ है। ऐसा कहकर आहान आस्था के सामने झुक गया। आस्था जल्दी से 2 कदम पीछे हो हट गई और उसकी ऐसी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा उठी। तभी दादाजी ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, बेटा भले ही ये सब यहाँ ना रहते हो, लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं रहते हैं, आसपास रहते हैं। हमने तुम्हारे लिए नया फोन खरीदा है, ये लीजिए। इसमें हमने तुम्हारे इन 4 नालायक देवरों के नंबर सेव भी कर दिए हैं। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या तुम किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन्हें बताना होगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देंगे। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था ने राहत की सांस ली। तभी दादाजी कुछ कहने लगे, अरे हम तो बातों ही बातों में भूल ही गए, हमारी बेटी का आज ससुराल में पहला दिन है, तो अगर इस घर में कोई लेडीज वगैरह होती तो वो आपको बताती। घर में नई बहू को पहले दिन क्या खास रस्में करना पड़ती है। तब आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखकर कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादाजी, आप क्या कहना चाहते हैं। तभी दादाजी ने आस्था से कहा, मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आज तुम्हारी दादी सास जिंदा होती तो वो इस वक्त तुम्हें घर में नई बहू की पहली रसोई की रस्म जरूर करवाती। तभी आस्था ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगी, कोई बात नहीं दादाजी, दादी सास ना सही लेकिन मेरी सासू माँ तो यहाँ होगी ही, लेकिन अरमान जी की माँ कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब जैसी अचानक आस्था ने ये कहा, सभी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और सभी इधर उधर देखने लगे। और ध्रुव मन ही मन कहने लगा, यार भाभी को कोई तो रोको, गलती से भी उस अरमान ने अपनी माँ का नाम सुन लिया तो सिंघानिया मैंशन में एक तूफान आ जाएगा। तभी दादाजी बात बदलते हुए कहने लगे, अरे बेटा ये रस्म वस्म तो बाद की बात है, अभी तुम यहाँ पर नई नई आई हो, अभी तुम्हें किसी तरह की कोई भी रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम पहले अच्छी तरह से सब चीजों को समझ लो, अपने इस नए घर को अच्छी तरह से देखो, उसके बाद तुम्हारा दिल करे तो कुछ बना लेना, वरना मत बनाना। ऐसा कहकर दादाजी ने बात टाल दी। वही आस्था थोड़ा सा हैरान हो गई कि दादाजी ने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन फिलहाल उसने किसी से ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछा और वैसे भी उसका दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। तभी दादाजी ने आहान की ओर देखते हुए कहा, आहान ये अरमान अभी तक नीचे क्यों नहीं आए, जाकर देख कर आओ, अरमान कहाँ रह गया है, क्या उसे आज नाश्ता नहीं करना है या ऑफिस नहीं जाना है। अरमान का नाम सुनकर आस्था के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई और उसे अरमान की कही हुई एक एक बात और साथ ही साथ अरमान को उस पर गोली चलाना वही सब याद आने लगा। आस्था ने तुरंत किसी और के कुछ कहने से पहले आस्था ने घबरा कर कहा, दादाजी मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही वहां से जाने लगी, आहान समझ गया कि आस्था वहां से क्यों जा रही है। तब आहान ने जल्दी से कहा, भाभी प्लीज रुकिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यही बताने वाला था कि भाई तो आज घर पर है नहीं। सुबह सुबह ही जब हम सब जॉगिंग पर जा रहे थे उस वक्त मैंने भाई को बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने भाई को आवाज भी लगाई थी लेकिन भाई ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तब मैंने देव को फोन किया। देव भाई का बॉडीगार्ड और पर्सनल असिस्टेंट दोनों ही है। मैंने देव से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं। तब देव बताया कि भाई अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए 2 दिनों के लिए पेरिस जा रहे हैं। आस्था अपने कमरे की ओर जा रही थी। अब जैसे ही आस्था ने ये सब सुना उसने तुरंत अपने कदम को रोक लिए और राहत की सांस ली। तब सभी लोग समझ गए कि आस्था अभी इस वक्त अरमान को फेस नहीं करना चाहती है। आखिरकार करती भी क्यों, जिस लड़की पर शादी के पहले दिन ही उसके पति ने उस पर गोली चला दी, तो भला वो लड़की उसका सामना कैसे कर सकते थी। अब आस्था के दिल में जो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ और वह दादाजी की ओर देखकर कहने लगी, दादाजी भले ही यहाँ पर कोई लेडीज ना हो लेकिन अगर पहली रसोई रस्म होती है तो मैं वो रस्म जरूर पूरी करूंगी। ऐसा कहकर आस्था ने दादाजी से आशीर्वाद लिया। आस्था फिर रसोई की तरफ जाने लगी। जैसे ही आस्था रसोई में गई उसने देखा कि वहां पर नौकरों की फौज लगी हुई थी और सभी सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए थे और कहने लगे, मैडम आप बस हमें हुक्म दे दीजिए कि क्या बनाना है, हम सब मिलकर रेडी कर देंगे। तभी आस्था ने उन सबकी ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोग की आज छुट्टी है, आज का सारा नाश्ता मैं खुद ब खुद बना लूंगी। ऐसा कहकर आस्था ने जल्दी ही अपने अकॉर्डिंग अपने अंदाज में नाश्ता बनाना शुरू कर दिया।
क्योंकि वो अब तक अरमान को फेस करने से डर रही थी। लेकिन जैसी उसने ये सुना कि अरमान 2 दिनों के लिए पेरिस गया है तो उसने राहत के सांस ली और बिना घबराए बेझिझक होकर वो सब के लिए नाश्ता बनाने लगी। फ्लैशबैक, क्योंकि आस्था जहाँ रहती थी वहाँ पर हमेशा उसने नॉर्मल इंडियन खाना ही खाया था, किसी तरह का कोई फास्ट फूड वगैरह उसने कभी नहीं खाया था, ना ही उसकी नानी उसे खाने देती थी। और जब भी आस्था का दिल कभी मोमोस वगैरह या चाउमीन वगैरह खाने का होता था तो उसकी नानी उसे डांट दिया करती थी, इस तरह के उल्टी सीधी चीज खाकर क्या तुझे पेट को खराब करना है। तब आस्था अपनी नानी के लिए खुद को रोक लेती थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी। फ्लैशबैक एंड। आज उसने सभी के लिए देसी नाश्ता तैयार किया था। आस्था के बने हुए आलू के पराठे की खुशबू बाहर बैठे हुए सभी लोगों की भूख बढ़ा रही थी और ध्रुव तो खुद को रोक नहीं पाया और कहने लगा, भाभी क्या बना रही है आप, खाने खुशबू यहाँ तक आ रही है। मुझे खाने स्मेल से ही इतनी तेज भूख लगी रही है कि मेरे पेट अंदर के जो चूहे हैं वह पूरी तरह से कबड्डी खेल रहे हैं, अब जल्दी से खाने के कुछ ला दीजिए। ऐसा कहकर ध्रुव आस्था को आवाज लगने लगा। आस्था उन सब की बात सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। जल्दी ही आस्था ने अपने बनाए हुए आलू के पराठे साथ में दही और थोड़ा सा बटर सर्व करके सबके सामने रख दिया। सबकी आंखों में आज हैरानी थी क्योंकि उनके घर में कोई लेडीज खाना बनाने नहीं थी। ज्यादातर खाना तो सिर्फ नौकर बनाया करते थे या फिर खाना बाहर रेस्टोरेंट से आया करता था, लेकिन आज आस्था के बनाए हुए नाश्ते को इस तरह से देखकर इमोशनल होकर वो सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तब आस्था सबको इस तरह से खामोश देखकर कहने लगी, क्या हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी या नाश्ते में कोई कमी रह गई है? वो एक्चुअली मुझे मेरी नानी ने बताया भी था कि जब भी किसी लड़की की नई नई शादी होती है तब उसे मीठे में कुछ बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने मीठे के तौर पर थोड़ा सा हलवा बनाया है, साथ मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बना दिए। आप सब नाश्ते को इस तरह से देखकर खामोश है, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इस तरह से हैवी खाना वगैरह खाने की आदत नहीं है। ऐसा कहते हुए आस्था की आंखों में उदासी आ गई। तभी आकाश ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि हमने कितने दिनों के बाद इस तरह का कोई खाना देखा है। सच पूछे तो आपके पराठे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, गर्मा गर्म लच्छे वाले पराठे और दही, ऊपर से इस पर बटर, मजा ही आ गया। मुझे तो पंजाब वाली फीलिंग आ रही है, मानो कि मैं कहीं पंजाब के किसी गांव में बैठा हूं और इस तरह से खाना खा रहा हूं। ऐसा कहकर आकाश ने बिना किसी के परवाह किए जल्दी एक पूरा पराठा और दही में डुबोकर खाना शुरू कर दिया। आस्था तो उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। जल्दी ही आकाश को देखकर बाकी सब भी पराठा लेकर खाने लगे और दादाजी मुस्कुराकर सबको देख रहे थे और आस्था ने सभी को थोड़ा थोड़ा हलवा जो उसने बनाया था वह भी सर्व किया। सभी आस्था के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आस्था ने 2-2 पराठे करके सबके लिए बनाए थे और एक ही झटके में वह सारे पराठे खत्म हो चुके थे। लास्ट में सिर्फ एक पराठा बच गया जिस पर ध्रुव की नज़र थी। जल्दी जल्दी ध्रुव अपना पहला पराठा खत्म कर रहा था कि कहीं उस पराठे को कोई और ना ले ले। ध्रुव के साथ साथ बाकी चारों के नज़र भी उस पराठे पर थी। जैसे ही सबने अपने हाथ का पराठा खत्म किया, सब में एक झटके से उस पराठे पर झपट पड़े और ध्रुव कहने लगा, देखो भाई, मैंने कम खाया है, मुझे खाने दे दो, बहुत स्वाद है, मुझे खाना इस पराठे को। ऐसा कहकर ध्रुव पराठा खाना चाहता था, लेकिन आकाश ने भी पराठा पकड़ रखा था। साथ ही साथ सुमित और आहान भी उनके दोनों हाथों पर छपते पड़े कि हमें भी ये पराठा खाना है। तभी अचानक दादाजी सख्त आवाज में बोले, ये क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो तुम लोगों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतना बड़ा डॉक्टर और इतना बड़ा होटल का मालिक मौजूद है जो ऐसे बच्चों की तरह एक पराठे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा कहकर दादाजी ने उन्हें आंखें दिखाकर वो पराठा वापस एक प्लेट में रखवा दिया। तभी सबके सब सर झुकाकर अपनी चेयर बैठे रहे। तभी दादाजी ने मौका देखकर उस पराठे को उठा लिया, खुद खाना शुरू कर दिया। अब दादाजी को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर वो सभी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और दादाजी ने पराठा खाने के बाद एक लंबी डकार लेने लगे और जोरों से हंसने लगे। दादाजी को हंसते हुए देखकर बाकी सब भी हंसने लगे, आस्था भी मुस्कुराने लगी। फिर दादाजी कहने लगे, वाह, वाकई बच्चा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर वाकई बहुत मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे अंदर से आत्मा भी तृप्त हो गई, वरना हम तो घर के खाने का स्वाद पूरी तरह से भूल चुके थे। ऐसा कहकर दादाजी ने जल्दी ही अपने हाथ में पड़े हुए एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आस्था की तरफ बढ़ा दिया। आस्था सोच रही थी वो अब क्या करें। तब दादाजी कहने लगे, बेटा रख लो,
ये तुम्हारा शगुन है, और शगुन के लिए मना नहीं करते। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था ने उनसे वो गिफ्ट बॉक्स ले ली थी। अरे भाभी, बॉक्स खोल कर देखो ना, आखिर दादाजी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। ऐसा कहकर ध्रुव आस्था को वो बॉक्स खोलने के लिए कहने लगा। आस्था ने उन सबके रिक्वेस्ट करने पर जल्दी बॉक्स खोल दी, और जैसे ही उसने देखा कि उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा ब्लू रंग का डायमंड ब्रेसलेट था, जिसे देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसे देखकर लग रहा था कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तब आस्था कहने लगी, लेकिन दादाजी मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, ये तो काफी महंगा लग रहा है। दादाजी मुस्कुराकर आस्था के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे, हाँ बेटा, ये महंगा होगा, लेकिन हमारी बहू से ज्यादा कीमती नहीं है। ऐसा कहकर दादाजी उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल गए। तभी ध्रुव, सुमित और आकाश, साथ ही आहान भी बेचारा सा मुंह लेकर आस्था के सामने आए और कहने लगे, सॉरी भाभी, हम तो आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से कोई शगुन देने की रस्म होती है, और उसमें भाभी पहली बार खाना बनाती है तो उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन वादा रहा कि मैं आपको बहुत जल्द आपका गिफ्ट दे दूंगा। ऐसा कहकर कर सब अलग अलग तरीके से आस्था से वादा करने लगे। आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन आप सबने मुझे ऑलरेडी पहले ही अपना गिफ्ट दे चुके हैं, तो मुझे अब किसी और गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा तो चारों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कहने लगे, गिफ्ट? लेकिन भाभी, हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि हमने आपको गिफ्ट दे दिया है। आस्था मुस्कुराते हुए आहान के पास गई और कहने लगी, आहान जी में मुझे छोटा भाई मिला है, तो क्या ये गिफ्ट से कम है? और आकाश जी और सुमित जी के रूप में मुझे बड़े भाई और दोस्त मिले हैं, और ध्रुव जी, वो तो मेरे आइडियल है, मेरे गुरु है। सही मायने में कहा जाए तो बिना मांगे आप सबने ऑलरेडी मुझे गिफ्ट दे चुके हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा वो सभी एक दूसरे को देखने लगे और हल्की सी उन सभी की आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने प्यार और अपनापन उन्हें दिखाया था। तभी अचानक को ध्रुव को कुछ याद आया, ये सब चक्कर में तो भूल गया, मेरी आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सर्जरी है, मुझे अब निकलना होगा। ऐसा कहकर ध्रुव ने आस्था और बाकी सब से विदा लेता हुआ वहां से निकल गया था। और तब आहान, सुमित और आकाश भी कहने लगे, हाँ भाभी, एक्चुअली मुझे भी होटल जाना होगा, मुझे वहां आज क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर सुमित आकाश भी वहां से निकल गया, और सुमित भी अपने किसी बिजनेस डील का कहकर वहां से जाने लगा। कहीं ना कहीं वो सब लोग वहां से इसलिए निकल कर जाना चाहते थे क्योंकि आस्था के लिए वाकई वो सब किस गिफ्ट लेकर आना चाहते थे। आहान ने कहा कि उसे एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा करना है और वह वादा करता है कि वह शाम को जल्दी आ जाएगा, उसके बाद आकर वो आस्था के साथ ढेर सारे गप्पे हकेगा। ऐसा कहकर वो भी वहां से निकल चुका था। अब आस्था पूरे हॉल में अकेले खड़ी रह गई और हल्के से मुस्कुराकर वो भी अपने कमरे में आ गई। आस्था अपने कमरे में अकेले जाकर बैठ गई और सोचने लगी, आखिरकार उसकी जिंदगी हुआ क्या। कुछ पल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। उसे इस शादी से नए रिश्ते मिले, अनजाने दोस्त और भाई मिले, लेकिन उसका क्या, जिसकी वजह से उसे ये सब रिश्ते मिले हैं, उसका तो कहीं कुछ अता पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अरमान के बारे में सोचकर आस्था खुद ब खुद ही डरने लगी और सोचने लगी कि अरमान जब प्रियंका दीदी का सच जानेगा का क्या वाकई उसे गोली मार देगा। आस्था को ये डर सताए जा रहा था। आस्था की नींद रात भर पूरी नहीं हुई थी। अब थोड़ी देर जैसे ही वो बेड पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। नींद से जागने के बाद जैसे ही आस्था उठी तो फटाफट से उसने खुद को देखा और फिर उसने सोचा कि उसे कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने आज सुबह जल्दबाजी में नाश्ता बनाया था, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर थोड़े थोड़े तेल के छिंटे, साथ ही साथ कुछ आटा वगैरह लगा हुआ था। तब उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर इस तरह से यहाँ रहेगी तो सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे भी अब सुमित, आकाश भाई सब आते ही होंगे और फिर उसे शाम के लिए खाने की भी तैयारी करनी होगी ना। तो यही सब सोचते हुए आस्था ने अपने नानी का दिए हुए कपड़े चेक किए और उनमें से उसने एक बड़ा ही खूबसूरत सा पिंक कलर का सूट निकाल लिया। और आस्था ने फ्रेश होकर वो सूट पहन लिया और हल्का सा लाइट मेकअप किया, और एक बार फिर उसने अपने मंगलसूत्र और सिंदूर को छुपा लिया। क्योंकि आस्था की शादी भले ही जबरदस्ती हुई हो, लेकिन आस्था मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत और उसके महत्व अच्छी तरह से समझती थी। वेल, आस्था जैसे ही थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर निकली तो आस्था को शाम का वक्त बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना सा लग रहा था।
चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और तभी आस्था ने नोटिस किया कि पूरे गार्डन में इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हुआ था। आस्था को शाम का वक्त बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना सा लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और तभी आस्था ने नोटिस किया कि गार्डन से बड़ी ही ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही है। आस्था का दिल किया कि वो थोड़ी देर के लिए वो गार्डन में चली जाए और वहां पर थोड़ा सा टहलें, क्योंकि उसे गार्डन की ठंडी हवाएं अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो इसीलिए आस्था बिना कुछ सोचे समझे जल्दी ही गार्डन की ओर जाने लगी। वही गार्डन में एक शख्स बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में अपने हाथ में कुछ दवाई लिए पौधों में दवाई छिड़क रहा था। आस्था जैसे ही गार्डन में गई और उसने इस तरह से एक शख्स को पौधों में कुछ दवाई छिड़कते हुए देखा तो वह हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि ये आदमी कौन है और इस तरह से ये पौधे के साथ क्या छेड़खानी क्यों रहा है, और कहीं ये सारे पौधे तो काटने नहीं वाला है। वो आदमी हाथ में कैंची लेकर पौधे काट रहा था। अब जैसे ही आस्था ने ये देखा वो घबरा गई और जल्दी से उसने आगे बढ़कर तुरंत उस शख्स हाथ पकड़ लिया था। अब वो शख्स हैरानी से आस्था की ओर अपने गहरी काली आंखों से देखने लगा और आस्था भी उसकी आंखों में देख रही थी। एक पल को तो आस्था थोड़ी सी डर भी गई थी, क्योंकि उसके सामने एक लंबा चौड़ा मजबूत मर्द खड़ा हुआ था। लेकिन इस तरह से पौधों को कैंची से बड़ी आसानी से काटता हुआ देखकर आस्था को अजीब लगा, तो इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से से उसकी ओर देखकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से पौधे काट कर उन्हें खत्म नहीं कर सकते हो, ये गलत है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा उस आदमी के चेहरे पर बल पड़ गए। तब आस्था उसे कहने लगी, मुझे इस तरह से गुस्से से क्यों घूर रहे हो? तुम जानते हो इस घर में एक बंदूक वाला मॉन्स्टर रहता है जो बात बात पर बंदूक चला देता है। अगर उसने तुम्हें इस तरह से उसके गार्डन के फूलों को काटते हुए देख लिया तो वो मार मार कर तुम्हारा कीमा बना देगा, समझे तुम? अब जैसे ही अरमान ने अपने सामने खड़ी हुई दुबली पतली सी लड़की की इस तरह की बातें सुनी, वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि उसी के घर में उससे ऊंची आवाज में इस तरह से बात करने वाली लड़की आखिरकार है कौन। फ्लैशबैक। अरमान जैसे ही अपनी मीटिंग के लिए पेरिस जाने के लिए निकला तो उसे मौसम खराब होने की वजह से उसके प्राइवेट जेट को वापस लैंड करना पड़ा था। तो अरमान ने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर ली थी और पूरे एक हफ्ते बाद की अपनी मीटिंग रखी थी। अब जैसे ही ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद अरमान जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया। जैसे ही वो घर आया तो उसकी नज़र अपने एक सूखे पौधों पर पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाने का, साथ ही साथ उन पौधों की छोटी छोटी केयर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो वो इसीलिए अपने पौधों पर इतना सा भी सूखापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरमान के घर गार्डन में तो दुनिया के सबसे महंगे महंगे पौधे प्लांट मौजूद थे, जिनकी देखभाल खुद अरमान किया करता था और अभी भी अरमान बड़े ही प्यार से पौधों की छटाई ही कर रहा था, जिन्हें आस्था ने गलत समझ लिया। उसने सोचा कि शायद ये कोई घर में काम करने वाला नौकर है या माली है जो इस तरह से पौधों को काट रहा है। आस्था को इस बात के बारे में ख्याल ही नहीं रहा कि वह पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वह सूखे पौधों की छटाई कर रहा था। तभी अचानक आस्था को इस तरह से अपने सामने चटपट करता हुआ देखकर अरमान अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूरने लगा था। तब आस्था उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, हद है यार, एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो कि मुझे ही घूरकर देख रहे हो। अभी भी मौका है। वो मॉन्स्टर 2 दिनों के लिए पेरिस गया हुआ है। तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और भाग जाओ यहाँ से। वैसे भी आस्था बहुत कम लोगों को ही सलाह देती है, अब तुम्हें मेरी सलाह लेनी है लो, वरना मत लो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटी, अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची प्रूनिंग नाइफ को फेंक दिया था और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। और आस्था उस वक्त अरमान के बेहद करीब थी और उसके सीने से लगी हुई थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खोसा गया था, लेकिन अब आस्था अरमान की हरकत से पूरी तरह से हैरान हो गई और कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? हाँ, एक मामूली से नौकर हो तुम, नौकर ही बनकर ही रहो, समझे तुम? एक तो मैं यहाँ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम मेरे साथ ही ऐसी हरकत कर रहे हो। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान उसकी और गुस्से से आग बरसाते हुए कहने लगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की? आज तक मुझसे इस तरह से किसी ने भी बात की नहीं है और तुम हो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर रही हो।
अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। गुस्से में उसने जल्दी अरमान से अपना हाथ छुड़ा लिया और थोड़ा सा पीछे खड़ी होकर कहने लगी, अरे वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं यहाँ तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और एक तुम हो जो मुझे ही तड़ी दिखा रहे हो। अब अरमान आस्था की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया और कहने लगा, तड़ी, ये तड़ी क्या होता है? तब आस्था ने अपना एक हाथ सर पर मार लिया और सोचने लगी, लगता है उस खतरनाक बंदूक वाले मॉन्स्टर ने घर में नौकर भी उसने अपने जैसे सडू ही रखे हैं। तो वो कहने लगी, तुम्हें तड़ी नहीं पता? तड़ी क्या होता है? देखो, तड़ी का मतलब होता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो, मेरे सामने ही टशन झाड़ रहे हो। अब जैसे ही आस्था ने अरमान को बड़े ही खुले शब्दों में तड़ी का मतलब समझाया, अरमान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखने लगा। तभी अचानक आहान, जो कि आज कॉलेज से जल्दी लौट आया था, वो भी बिना किसी पार्टी में जाए आस्था के साथ टाइम बिताने के लिए वो जल्दी ही घर आ गया था। और जैसे ही उसकी नज़र आस्था और अरमान पर पड़ी तो उसकी सिटी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो चुकी थी और जल्दी से दौड़कर वो वहां आ गया और उन दोनों के पास खड़े होकर लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगा। आस्था आहान को देखकर कहने लगी, अरे आहान जी, आप आ गए इतनी जल्दी? आपने तो बोला था आप रात को 8 बजे के बाद आएंगे। तभी आहान एक नज़र कभी अरमान को देख रहा था और फिर दूसरी नज़र से अपने सामने खड़ी हुई आस्था को देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, कल रात तो भाभी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि डर के मारे थर थर कांप रही थी। इतना ही नहीं, जब आज सुबह अरमान भाई की बातें हो रही थी तब भी वो भाई के नाम से भी कांप रही थी। लेकिन अब तो यहाँ पर भाई की आंखों के सामने बिल्कुल शेरनी बनकर खड़ी हुई है। लगता है दादाजी ठीक ही सोच रहे थे कि अरमान भाई को अगर कोई सुधार सकता है तो सिर्फ आस्था भाभी ही ये काम कर सकती है। तभी अरमान गुस्से से घूरकर आहान को देखने लगा और कहने लगा, कौन है ये लड़की? तुम जानते हो इसे? और ये यहाँ क्या कर रही है? आहान इससे पहले कि कोई जवाब देता, आस्था तुरंत आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और अरमान की ओर देखकर कहने लगी, अरे वाह, ये किस तरह से बातें कर रहे हो तुम अपने मालिक से? क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने इतनी सी भी तमीज नहीं सिखाई है कि किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से नहीं? और वो तुम्हारे मालिक है, क्या तुम अपने मालिक से इस तरह से बातें करोगे? हाँ। अब जैसे ही आहान ने आस्था की बातें सुनी तो उसने अपना हाथ अपने सर पर मार लिया और वो सारा मांजरा समझ गया कि आस्था को जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है और वो अरमान को कोई मामूली सा नौकर समझ रही है। आहान मन ही मन में आस्था के लिए दुआ करने लगा, आज उसकी प्यारी भाभी का इस घर में आखिरी दिन है। भले ही रात में भाभी गोली से बच गई हो, लेकिन अब तो अरमान भाई अपनी बंदूक की सारी गोलियां भाभी के भेजे में उतार देंगे, क्योंकि अरमान के सामने तो आज तक कोई भी खड़ा होकर ठीक से बात तक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो आस्था भाभी सीधे सीधे उसके भाई के आंखों में देखकर बात कर रही है। तब आहान आस्था को कहने लगा, आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि आपको इस वक्त अंदर जाना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में आकर आपको सारी बातें समझाता हूँ। ऐसा कहकर उसने आस्था को वहां से अंदर जाने का इशारा किया, क्योंकि वो अरमान के सामने जानबूझकर आस्था को भाभी नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे दादाजी की बातें याद थी कि अरमान को इस बात के बारे में नहीं पता है कि उसके शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हुई है। तभी अरमान गुस्से से आहान की ओर घूर कर देखने लगा। ऐसा लगने लगा था कि अरमान अपने गुस्से से अभी इसी वक्त आहान को जलाकर राख कर डालेगा। तभी आस्था आहान की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ पर इस पागल नौकर को ये समझा रही थी कि इस तरह से पौधे तोड़कर ना फेंके, उन पौधों को ना काटे, क्योंकि अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मॉन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो यहाँ इसको बचाने के लिए आई थी, ऊपर से ये मुझे ही तड़ी पर तड़ी दिखाए जा रहा है, उल्टी सीधी बातें सुनाए जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। अब जैसे ही आस्था ने अपने भोलेपन में ये सारी बातें आहान से कही, तभी आस्था आहान की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ पर इस पागल नौकर को ये समझा रही थी कि इस तरह से पौधे तोड़कर ना फेंके, उन पौधों को ना काटे, क्योंकि अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मॉन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो यहाँ इसको बचाने के लिए आई थी, ऊपर से ये मुझे ही तड़ी पर तड़ी दिखाए जा रहा है।
उल्टी सीधी बातें सुनाए जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। क्योंकि अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मॉन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो यहाँ इसको बचाने के लिए आई थी, ऊपर से ये मुझे ही तड़ी पर तड़ी दिखाए जा रहा है। उल्टी सीधी बातें सुनाए जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। अब जैसे ही आस्था ने अपने भोलेपन में ये सारी बातें आहान से कही, अब तो आहान ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी और मन ही मन कहने लगा, भाभी वाकई आपके साथ जो हमने थोड़ा सा टाइम बिताया बहुत ही ज्यादा कीमती था। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अरमान भाई को उन्हीं के सामने बंदूक वाला मॉन्स्टर कहने पर वो आपकी जान ले ही लेंगे। आई मिस यू भाभी, मिस यू सो मच। और वो आस्था को बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देखने लगा। आहान मन ही मन में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी अचानक अरमान का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था और उसने गुस्से से आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग उसे घसीटते हुए गार्डन से सीधा हाल में ले आया था। आहान वहां पीछे से चिल्लाता ही रह गया, भाई सुनो, छोड़ दो उन्हें, भाई भाई हिलो, भाई प्लीज प्लीज मेरी बात सुन भाई, छोड़ो उसे। ऐसा कहकर आहान पीछे पीछे दौड़ने लगा। साथ ही साथ उसने आकाश, सुमित और ध्रुव को ग्रुप में मैसेज कर दिया, सब जल्द से जल्द घर आ जाए कि घर पर एक तूफान आने वाला है। आहान की आवाज सुनकर दादाजी भी वहां आ गए और जैसे ही दादाजी ने अरमान का हाथ आस्था के हाथों में देखा तो वो भी थोड़ा सा डर गए और जल्दी से उनकी ओर आए और कहने लगे, अरमान ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही दादाजी ने थोड़ी सी तेज आवाज में ये कहा, अरमान ये क्या हो रहा है, आस्था की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी और वो हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी। जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा वह सब कुछ उसे याद आने लगा और आस्था के हाथों की कपकपी छूटने लगी। इतना ही नहीं, उसकी टांगे पूरी तरह से कांपने लगी थी क्योंकि अरमान का नाम ही उसे डराने के लिए काफी था। लेकिन यहाँ तो साक्षात अरमान उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। तो अब आस्था बहुत ही ज्यादा डर गई थी। डर कर कब वो बेहोश होकर अरमान की बाहों में झूल गई, किसी को पता ही नहीं चला। आस्था को इस तरह से बेहोश होता हुआ देखकर आहान चिल्ला उठा। साथ साथ दादाजी भी परेशान हो उठे। अब तक ध्रुव, आकाश और सुमित जो कि ऑलरेडी वहां आने के लिए निकल चुके थे, वो भी सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। वो सब इस तरह से आस्था को बेहोश होता हुआ देखकर पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। जल्द ही आस्था को हॉल में बने हुए सोफे पर लेटाया गया और सभी अब गुस्से से अरमान को देखने लगे। आहान कहने लगा, मैं आपसे कह रहा था ना भाई, रुक जाए, लेकिन आप है कि मेरी कोई बात नहीं सुनते, देखिए वो बेहोश हो गई है। तभी आकाश ने कहा, अरमान तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ध्रुव कहने लगा था, अरे कम से कम एक बार बात तो सुन लेते, वह वैसे इतनी मासूम है, वो इतना ज्यादा डरी हुई है तुम्हें देखकर, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनका हाथ घसीटकर इस तरह से हॉल में लेकर आने की। दादाजी कहने लगे, अरमान और कितनी गलतियां करोगे तुम, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। सभी अलग अलग तरीके से अरमान को डांट लगाए जा रहे थे। अब तक अरमान बुरी तरह से चिढ़ चुका था और हैरान हो चुका था कि अचानक से इन सब लोगों को हुआ क्या है। अरमान के सामने इन सब लोगों की जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन ये सभी एक अनजान लड़की के लिए उसे इस तरह से बातें क्यों सुनाए जा रहे हैं। अरमान जोरों से चिखा, बस कीजिए, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, और ये लड़की है कौन, क्यों आप सब लोग को इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है। अरमान ने जैसे ही ये पूछा, उन सबको सांप सूंघ गया और वो एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे। तभी चारों के चारों दादाजी की ओर देखकर इशारे करने लगे। दादाजी समझ चुके थे कि वो सब उनसे क्या कहना चाहते हैं, उन सब का इशारी समझते हुए अब दादाजी अरमान के सामने जाकर खड़े गए और कहने लगे थे, ये आस्था है, आस्था अरमान सिंघानिया, क्या या। अब जैसे ही अरमान ने ये सुना, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी और अचानक से ही अरमान ने अपनी 2 उंगली उठाकर अपने माथे पर रख दी थी और गुस्से से अपने माथे पर टेप करने लगा था। अब तो वो चारों सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे थे, क्योंकि वो खब समझ चुके थे कि अरमान का गुस्सा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब वो इसी तरह की हरकत करता है। दादाजी देख चुके थे कि अरमान का गुस्सा किस हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तब वो अरमान की ठीक सामने जाकर खड़ा हो गए और कहने लगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी बातें जानने के बाद तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा होगा और अजीब भी लग रहा होगा। हम मानते हैं कि हमने तुम्हारी शादी प्रियंका से तय की थी, लेकिन हुआ ये कि शादी वाले दिन ही प्रियंका
शादी से पहले ही मंडप से भाग गई। तब हमने मजबूरी में प्रियंका की ही कजिन आस्था को शादी करने पर मजबूर किया और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे मंडप में बैठा दिया। अब अरमान गुस्से से लाल सुर्ख आंखों से अपने दादाजी को घूरने लगा। दादाजी फिर अरमान की ओर देखकर कहने लगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया उस वक्त खानदान की इज्जत